निकाय के सभी शिक्षकों व पुस्तकालयाध्यक्षों को ऐच्छिक पदस्थापन या स्थानांतरण की सुविधा प्रदान करे। महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि नवंबर 2005 के बाद एनडीए की सरकार बनी और उस वक्त पूरे बिहार में ऐसी स्थिति थी, पूरे बिहार में करीब 30 से 40% स्कूलों में शिक्षकों की कमी हो गई थी। जो परमानेंट टीचर्स हमारे बीच में थे उनका रिटायरमेंट के बाद नई बहाली नहीं हुई थी, क्योंकि पुरानी सरकार आरजेडी की सरकार जो थी उन लोगों ने शिक्षकों की बहाली नहीं की, जिसके चलते शिक्षा की हालत यहाँ बहुत खराब हो गई। और आनंद फानन में एनडीए सरकार ने शिक्षकों की बहाली की और बहाली के बाद जो है एक रास्ता खोला कैसे स्कूल चलाया जाए। और उस वक्त ऐसी स्थिति बनी कि नियोजित शिक्षक उसके बाद हमारे बीच में आए और उन लोगों ने हमेशा मांग किया उसके बाद कि हमको परमानेंट किया जाए। चूंकि जल्दबाजी में ये बहाली की गई थी इसलिए वहां परमानेंट व्यवस्था नहीं की गई थी। हमारा ये कहना है कि लंबे समय से उन लोगों की मांग रही है, 15, 16, 17 वर्षों से उन लोगों की मांग रही है कि हमारा जो भी नियोजित कर्मी हमको जो मिला है उसको राजकर्मी का दर्जा दिया जाए। हम सरकार को धन्यवाद देना चाहेंगे इसके लिए कि सरकार ने उनको विशिष्ट नियमावली के तहत, स्पेशल प्रावधान के तहत एक सक्षमता परीक्षा लिया और उसके बाद जो है आगे की प्रक्रिया जो है चल रही है। मेरा कहना है कि लंबे समय तक 16-17 साल जो शिक्षक एक जगह पढ़ाते रहे हैं उसके बाद उनका बेटा बेटी भी सब बड़ा हो गया और वो भी कहीं ना कहीं अपना पद पे चला गया या कहीं पढ़ रहा है या अपने आप को भी स्टैब्लिश कर लिया। तो एक तरफ बिहार सरकार ने अच्छा काम किया, एनडीए सरकार ने, अब उनके बारे में भी हमको सोचना होगा कि जब इस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट में उनका 60 से 70% पैसा खर्चा होता है, आज जो शिक्षकों को वेतन मिलता है उसमें 70% के आसपास हमने देखा है। हम तो करीब 900 स्कूलों में चुनाव के क्रम में गए थे, घूमे थे, तो 70% पैसा उनका इस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट में खर्चा हो जाता है। अब यदि उनका स्थानांतरण, चाहे पुस्तकालयाध्यक्ष हैं या अन्य टीचर हैं, उनका स्थानांतरण उनके घर से या उनके जिले से बहुत दूर कर देंगे तो एडिशनल जो है इस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट उन पर पड़ेगा और उनको उतना पैसा हम नहीं देते हैं कि वो उसको बियर कर सके जैसे हम परमानेंट टीचर्स को देते थे। हमारा कहना है कि उनका जो है स्थानांतरण जो है उनके ही जिला में, उनके प्रखंड में ही उनके स्कूल छोड़कर कहीं और कर दी जाए, यही मेरा कहना है। विद्यालय अध्यापक के समान स्थानीय निकाय शिक्षकों को बेहतर सेवावसर हेतु बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 अधिसूचित की गई है। तो इसके बारे में हमें यह कहना है महोदय कि हम लोगों ने एक कमेटी बनाई है, उसमें सीनियर ऑफिसर्स हैं और जो हम लोग इस नीति को बना रहे हैं उसमें थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि हम सारे आयामों को नहीं लेंगे। उसमें खास करके हमने कहा है सभी पदाधिकारियों से, वो जब प्रस्ताव आएगा कि जो महिलाएं हैं या ऐसे दिव्यांग शिक्षक हैं या जो शिक्षक कोई गंभीर रोग से ग्रसित है या हस्बैंड एंड वाइफ की टीम शिक्षक हो, तो एक तरफ सरकार ने उन्हें परमानेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के रूप में 1,99,000 में करीब 1,85,000 से ज्यादा लोग पास किए हैं पहले वाले परीक्षा में। और तो उनको हम लोग मानवता के आधार पर जितना हो सकेगा हम लोग एडजस्ट करेंगे। ऐसा कोई हम लोग हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं बनाएंगे कि बिल्कुल किसी का अगर कैमूर जिला है तो वहां पर उससे उनको उठा करके हम लोग किसी दूर दराज के इलाके में दे देंगे। यहाँ तक कि हमने ये भी कहा है, मैं सदन को बताना चाहूंगा कि जिला के अंदर भी अगर कोई, जैसे कैमूर जिला ले लिया जाए, तो उसके पहाड़ी इलाके में भी जब किसी को आप पदस्थापित करते हैं तो उसका उम्र का भी ख्याल रखा जाए, उसके बीमारी इत्यादि का भी ख्याल रखा जाए। तो कोशिश हमारी यही है कि एक मानवता के साथ हम लोग जो अपनी नीति बना रहे हैं उसमें अधिकांश हम लोग इन सभी चीजों को समाहित करेंगे। लेकिन कोई भी नीति बनती है तो उसमें ये एक चीज गौर करने की जरूरत होगी कि अधिकांश लोग उससे लाभान्वित हों, अधिक से अधिक लोग उससे लाभान्वित हों। कुछ लोग फिर भी उससे असंतुष्ट रहेंगे, लेकिन सरकार की और शिक्षा विभाग की, माननीय मुख्यमंत्री जी की बिल्कुल स्पष्ट हमारी नियत है कि अधिक से अधिक हम लोगों ने जिस तरह से सरकारी सेवक होने की सुविधा दी है उसी तरह से उनके स्थानांतरण के संबंध में भी हम लोग उसको जहां तक हो सकेगा उदार रखेंगे। आपसे हमें अनुरोध है कि इसे वापस लेने की कृपा करें। महोदय, माननीय मंत्री से हम कहना चाहते हैं, उनको उनके संज्ञान में हम देना चाहते हैं कि जो भी हमारे बीच जिन शिक्षकों की बातचीत हो रही है, जिनकी चर्चा हम कर रहे हैं, उन शिक्षकों का अब जो है
रिटायरमेंट का स्टेज आने वाला है। बहुत सारे उनमें ऐसे शिक्षक है जिनका कि रिटायरमेंट का स्टेज आने वाला है। कोई किसी का सर्विस 5 साल बचा है, किसी का 6 महीना बचा है, किसी का 3 साल बचा है। तो मुझे लगता है कि मैक्सिमम ऐसे टीचर्स हैं, माननीय मंत्री जी के संज्ञान में देना चाहते हैं कि वो 5 से 7 साल ही उनकी सर्विस बची है और बाकी समय के लिए यदि उनको स्थानांतरित करते हैं तो ये तो उनके लिए एक एडिशनल कॉस्ट है और वहां पर एक नया सर्विसमैन उनको खड़ा करने में समस्या होगा। इसलिए माननीय मंत्री से कहना है कि इस पर एक जो है अपना स्पष्ट विजन आप रखें तो जाके तो उन लोगों के लिए ये हेल्पफुल होगा। और ये हमारी सहायता के लिए आए थे। जब हमारे एनडीए गवर्नमेंट जब बनी थी तब आरजेडी सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को इतना खराब कर दिया था कि उस वक्त हमारे पास कोई रास्ता नहीं था। हम परमानेंट बहाली प्रोसीजर में जाते तो लंबा समय लगता और 30 से 40% स्कूलों में ताला लगे हुए थे। और वैसी स्थिति में जिन टीचर्स का हम लोगों ने अपॉइंटमेंट किया और जिस परिस्थिति में अपॉइंटमेंट किया तो उनके साथ हमारा कहना है कि न्याय होना चाहिए। या पुस्तकालय अध्यक्ष हो या नियोजित शिक्षक हो जो टीआरई 1 टीआरई 2 या सक्षमता परीक्षा पास करके हमारे बीच आ रहे हैं। ठीक है, माननीय सदस्य ने जो अपने विचार रखे उस पर हम जरूर गहराई से विचार करेंगे। आप अपना प्रस्ताव वापस लें। माननीय सदस्य मंत्री जी के आश्वासन पर, माननीय मंत्री जी के आश्वासन पर अपना प्रस्ताव वापस लेते हैं। थैंक यू। प्रस्ताव वापस हुआ। माननीय सदस्य श्री अशोक कुमार। ये बिहार विधान परिषद राज्य सरकार से अविस्ताव करती है कि वो मगध विश्वविद्यालय अंतर्गत किलेश कॉलेज नवादा एवं आरएमडब्ल्यू कॉलेज नवादा में पीजी की पढ़ाई की व्यवस्था विलंब चालू करे। सभापति महोदय, आपको बताना चाहते हैं कि नवादा जिला एक पिछड़ा जिला है महोदय और उसमें 10 से 12 डिग्री कॉलेज है, गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट, लेकिन किसी कॉलेज में पीजी की पढ़ाई की व्यवस्था नहीं है। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद महोदय 10,000 छात्र जो है वो दूसरे जिला पटना या गया में जाके एडमिशन करवाते हैं। और इसमें सबसे ज्यादा परेशानी गरीब गुरबा के बाल बच्चों को होता है क्योंकि पटना में महंगाई में अपने बच्चों को पढ़ाने में सक्षम नहीं है और खास करके लड़कियां जो ग्रेजुएट करने के बाद जिले के बाहर जाके पढ़ाई करने में सक्षम नहीं, उन लोग को परेशानी होता है। महोदय मांग करते हैं कि जल्द से जल्द नवादा में मंत्री जी के प्रयास से तो पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की व्यवस्था चालू है। ठीक है, माननीय मंत्री महोदय, प्रस्तुत संकल्प के प्रसंग में कहना है कि केएलएस कॉलेज नवादा आरएनएसडब्ल्यू कॉलेज पटना के प्रस्ताव मगध विद्यालय बोधगया को प्राप्त है। विश्वविद्यालय स्तर पर कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। सभी संवैधानिक समितियों के प्रस्ताव पारित कराकर विभाग के प्राप्त होने पर हम लोग इससे प्रावधानुसार और सहानुभूति पूर्वक कार्रवाई जल्द से जल्द करेंगे। ऐसे और भी महोदय, ऐसे और भी मामले हैं और सभी का हमारे ये संज्ञान में है और उसको हमने कहा है कि समय सीमा के अंदर इसको पूरा किया जाए। अब कृपया प्रस्ताव वापस लेने की कृपा। महोदय, अगर अगले एकेडमिक टर्म से अगर इसका पढ़ाई वहाँ चालू हो जाता, एक समय सीमा निर्धारित किया जाता महोदय। मंत्री जी के हम संज्ञान में लाना चाहते हैं। बिहार के 24 संभवतः ऐसे अनुमंडल है जहां डिग्री कॉलेज नहीं है। उसमें नवादा जिला का एक रजौली अनुमंडल है। रजौली में अभी तक कोई डिग्री महाविद्यालय भी नहीं है। इसलिए हम माननीय मंत्री जी से अनुरोध करेंगे और कि चूंकि नवादा पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय का अंग नहीं और मगध विश्वविद्यालय का अंग है, तो हम ये अनुरोध करेंगे कि सीनेट सिंडिकेट जो भी उसकी प्रक्रियात्मक जो प्रक्रिया है उसको निर्देशित करके विश्वविद्यालय को निर्देशित करिए कि वैसे जिले जहां के अनुमंडल स्तर पर डिग्री कॉलेज नहीं है, पोस्ट ग्रेजुएट की पढ़ाई नहीं हो रही है, तो कम से कम पोस्ट ग्रेजुएशन का जहां डिग्री कॉलेज है अगर वहां पढ़ाई शुरू हो जाएगी तो बच्चों को असुविधा कम होगी। उसको प्रायोरिटी में एक मापदंड बनाना चाहिए कि वैसे जिले को चिन्हित कर करके वहां पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई तो अविलंब शुरू करने की प्रक्रिया प्रारंभ करनी चाहिए। ठीक, ये तो हम महोदय सरकार की पॉलिसी में ही है कि हर एक सब डिवीजन में एक डिग्री कॉलेज प्रस्तावित है। कुछ जगह बाकी हैं, उसका जमीन इत्यादि और जो भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं उसको बिल्कुल प्रायोरिटी बेसिस पर हम लोग कर रहे हैं और उसे पूरा करेंगे। और जो माननीय सदस्य ने अपने सुझाव दिए उसको भी हम जरूर संज्ञान में लेकर कार्रवाई करेंगे। संशोधन कर लिया जाए सभापति महोदय। आरएमडब्ल्यू कॉलेज नवादा है। अच्छा, पटना गलती से प्रिंटिंग हो गया। ठीक है, कृपया अनुरोध करें। अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें।
से पोस्ट ग्रेजुएशन का पढ़ाई नवादा में शुरू किया जाएगा। अच्छा, इसी विश्वास के साथ संकल्प को वापस लेता हूँ। माननीय सदस्य श्री नवल किशोर यादव। यह बिहार विधान परिषद राज्य सरकार से प्रस्ताव करती है कि वह स्थानीय निकाय माइक ठीक करो भाई। निकाय के शिक्षकों को सक्षमता नवल जी के टाइम में विशेष रूप से खराब हो जाता है महोदय, इसीलिए तो हम आपसे आग्रह किए हैं इसका एम्पलीफायर बदलवा दीजिए, सब चीज पुराना हो गया है। न ठीक। शिक्षकों के सक्षमता परीक्षा उत्तीर्णता के आधार पर विशिष्ट शिक्षक के रूप में स्वैच्छिक ऐच्छिक स्थानांतरण का लाभ देते हुए विभागीय नियमावली 2020 की कंडिका 14 का अनुपालन सुनिश्चित करें। महोदय, ये तो कोई मामला नहीं था। राज्य सरकार ने घोषणा किया कि हम जो नियोजित शिक्षक हैं उनको हम अब अस्थायी करना चाहते हैं। आप बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन जो आपने मापदंड तय किया, उस मापदंड पर शिक्षकों ने आपके आदेश पर परीक्षा दिया। आपने यह नहीं कहा था कि आपको हम पटना से उठा के कटिहार कर देंगे। आपका कहीं से यह घोषणा नहीं था। महोदय, जब कोई आदमी 20 वर्ष तक 15 वर्ष तक 16 वर्ष तक एक स्कूल में काम कर रहा है, वहां के परिस्थितियों से वो अवगत है, वहां के बच्चों से अवगत है, वहां के बच्चों के अभिभावकों से अवगत है, वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर से अवगत है, तो फिर उसको आप उस शिक्षक को अन्यत्र स्थानांतरण कर देंगे तो फिर उसको 5 साल 7 साल वहां एडजस्ट करने में लगेगा। वहां के आपको मैं एक बात याद दिलाना चाहता हूं सभापति जी, एक बार 437 धारा लगा के लालू जी के राज्य में सारे शिक्षकों को प्रमंडल से स्थानांतरण कर दिया गया। 95 में सारा स्कूल चरमरा गया। उसका कारण यह था कि पहले जो शिक्षक जहां पढ़ाते थे वर्षों से, वहां के बच्चों को भी जानते थे और बच्चों के अभिभावक को भी जानते थे, स्कूल को भी जानते थे, नजर दिखा के भी और कलम चला के भी वो नियंत्रण करने का वो जिम्मा लिए थे। हमारा स्कूल नियंत्रित था। पुनः जब सारा स्कूल चरमरा गया तो फिर इसी सदन में हम लोगों के आग्रह पर वो वापस हुआ 437 और तब कुछ स्कूल सुदृढ़ हुआ। उसके बाद एनडीए के सरकार ने एक तत्काल नियोजित शिक्षक के नाम पर उसको नियुक्ति किया महोदय। तो अब उसको स्थानांतरण अन्यत्र, आप पढ़ाई की बात नहीं करते, कोई अधिकारी पढ़ाई की बात नहीं करते, सिर्फ छुट्टी कटौती की बात करते हैं। स्कूल में टीचर पहुंचा कि नहीं इसकी बात करते, कोई सिलेबस की बात नहीं करते, कोई गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात नहीं करते, कोई बच्चों की आईक्यू टेस्ट करने के लिए सर्वेक्षण नहीं करने जाते हैं, सिर्फ शिक्षक का सर्वेक्षण करने जाते हैं। आप जब शिक्षक का सर्वेक्षण करने के लिए भेजते हैं तो जरा बच्चों का भी आईक्यू टेस्ट ले लीजिए ना। आपका तो मुख्य पर्पस है, सरकार का मुख्य पर्पस है बच्चों को उन्नत बनाना। गांव गरीब किसान मजदूर जो डाउन ट्रोडन के बच्चे हैं, कोई अच्छे लोगों के बड़े लोगों के बच्चे तो आपके यहाँ पढ़ते नहीं है, उसको आप उन्नत बनाना चाहते हैं तो आप उस पर मॉनिटरिंग नहीं करते हैं। आपके अधिकारी आलतू फालतू का एक स्कैंडल खड़ा करते रहते हैं। महिलाओं को आपने जो पोस्टिंग कर दिया यहां से एक जिला से 4 जिला पार करके 500 किलोमीटर दूर पर, अगर पटना में हुआ तो पटना से महिलाओं को कर दिया 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर दूर पर। ये क्या है? अच्छा, जो शिक्षक जाने में ही हरास हो जाएगा 100 किलोमीटर, वो पढ़ाएगा क्या?
ये मजदूरी का काम करना है, ये ब्रेन का काम करना है, ब्रेन ड्रेन करने वाले लोग हैं। इसलिए सरकार को और अधिकारियों को एक मंसूबा रखना चाहिए कि शिक्षकों से इनका कोई झगड़ा नहीं है। शिक्षकों को प्रताड़ित करने के दृष्टिकोण से शिक्षा नहीं चलता है। शिक्षा स्कूल को बेहतर करने से, शिक्षक को बेहतर करने से चलता है। इसलिए महोदय, और जो 2020 में इनके नीति बने हुए हैं, उसके कंडिका 14 का हम अनुपालन चाहते हैं। और हम चाहते हैं कि महिलाओं का और जो ये शिक्षक जिनको अस्थायी कर रहे हैं बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से, उसको ऐच्छिक स्थानांतरण करते भी हैं तो आप ऐच्छिक स्थानांतरण करें, ताकि आपको जो आज ऐप से मॉनिटरिंग कर रहे हैं, पहुंचा कि नहीं पहुंचा, पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, ये मॉनिटरिंग नहीं करते हैं। आप मॉनिटरिंग कीजिए कि पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, हमारा सिलेबस पूरा हुआ कि नहीं। अभी अगवा हो गया है महोदय, स्कूल में बच्चा नामांकन +2 में लिया नहीं और उधर से बोर्ड से आ गया क्वेश्चन और कॉपी की परीक्षा किसका लेगा? जब आपने नामांकन नहीं लिया, आपने नामांकन का नहीं निकाला तो किससे ले लेगा? सिर्फ क्वेश्चन कॉपी छपवा के कमीशन खाने के दृष्टिकोण से आप स्कूलों को थोपना चाहते हैं। आप महीना में एक बार आप परीक्षा लेना चाहते हैं, उसका फलाफल क्या है इसको किसी ने देखा? परीक्षा हुआ कि नहीं हुआ, परीक्षा में कौन बच्चे कैसे किए, आपका क्वेश्चन क्या था? आप क्वेश्चन 5 दिन पहले ही भेज देते हैं, स्कूल में टीचर उसको 3 दिन तक कॉपी लिखवाते हैं। तो आप इसको नियंत्रण नहीं करेंगे, आप नियंत्रण करेंगे खाली ऐप बना के एक्सटेंडल करने के लिए, अपना टीआरपी बनाने के लिए। इसलिए महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि जो आप अभी बता रहे थे कि आपने कमेटी बनाई है स्थानांतरण के लिए, तो आप वैसे इन शिक्षकों को जो जहां रहना चाहते हैं ऐच्छिक स्थानांतरण करें, और महिलाओं को तो निश्चित रूप से ऐच्छिक स्थानांतरण में लाके हेडक्वार्टर के नजदीक रखें, ताकि बेटी और बहनों को कोई कठिनाई नहीं हो सके। ठीक है, माननीय सभापति महोदय, अभी हमने जो बात पहले भी बताई कि जो नियमावली 2023 बनी है और उसमें हमने एक जो कमेटी बनाई है, जो माननीय सदस्य की चिंता है कि उसमें महिलाओं को, दिव्यांगों को या हस्बैंड वाइफ की टीम हो और उनको नजदीक से नजदीक पोस्टिंग दी जाए, सबका ख्याल रखेंगे। लेकिन ये मानना सदस्य का कहना कि सरकार की चिंता नहीं है शिक्षा के बारे में, तो आप जब से माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिम्मेवारी संभाली है, आप उस वक्त का और आज का फिगर देख लें कि जो स्कूल में कितने बच्चे जाते थे गरीब के या सभी वर्ग के, आज जो प्रोत्साहन राशि दी जाती है, जो मैट्रिकुलेशन का रिजल्ट होता है जिसमें या इंटर का रिजल्ट होता है, उसमें 50% से ज्यादा बच्चियां रहती हैं, बालिकाएं रहती हैं, और जो ड्रॉप आउट का जो रेट है उसमें भी बहुत कमी आई है। तो अनुश्रवण निश्चित रूप से हम लोग कर रहे हैं और सिर्फ टेक्नोलॉजी के ख्याल से नहीं है। और जो आपने क्वालिटी की बात कही माननीय सदस्य ने, तो एक दक्षता क्लास हम इसीलिए ले रहे हैं कि इसका अनुश्रवण हो सके कि जो क्लास में जो बच्चे हैं जो और बच्चों के बराबरी नहीं कर पाते हैं, इसलिए दक्षता कक्षाएं उनकी ली जा रही हैं कि सभी बच्चे, क्योंकि वो बाहर कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, जो बच्चे क्लास में अच्छा नहीं कर रहे हैं और बच्चों से पीछे हैं, तो दक्षता जो क्लासेस ले रहे हैं इसलिए कि वो भी अपने क्लास के बराबर आ सके। तो कुल मिलाकर शिक्षा में निश्चित रूप से बहुत गुणात्मक सुधार आए हैं। छात्रों की भी संख्या बढ़ रही है, महिलाओं की भी संख्या बढ़ी है, जो पोशाक योजना, साइकिल योजना, सभी तरह से फायदे हुए हैं। और जो मैट्रिक के बाद जो स्कॉलरशिप, जो प्रोत्साहन राशि दी जाती है इंटर के बाद, ग्रेजुएशन के बाद, ये सब शिक्षा में काफी सहायक हुई है। स्कूली शिक्षा में भी काफी सुधार हुआ है। लेकिन माननीय सदस्य के जो वाजिब बातें हैं कि हम इनका ख्याल रखें, अपने शिक्षकों का
तो मैं आपको अपने तरफ से आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपने देखा होगा कि जो शिक्षकों के प्रति या यूनिवर्सिटीज के प्रति जो एक टग ऑफ वॉर था, जो रस्साकशी थी, उसमें तो निश्चित रूप से कमी आई है। आप इसको मानेंगे कि जो जिस तरह का टेम्परेचर था उसमें तो कमी निश्चित आई है। तो हमारे इरादे भी बिल्कुल नेक है, लेकिन हम लोग डिसिप्लिन के साथ निश्चित रूप से जहां तक हो सकेगा उनके जो भी सुविधाएं हैं जहां तक हो सकेगा डिसिप्लिन को रखते हुए, और ये भी देखना होगा कि किस स्कूल में कितना वैकेंसी है, ये सभी को ख्याल में रखते हुए हम लोग पोस्टिंग्स करेंगे और यथासंभव हम लोग प्रयास करेंगे कि उनकी जो भी समस्याएं हैं उसको दूर कर सकें। हमें माननीय सदस्य से हम अनुरोध करेंगे कि अपना संकल्प वापस लें। अनुमति दिया जाएगा, बस 1 मिनट का समय। महोदय, जिन शिक्षकों के बारे में ये सक्षमता परीक्षा आयोजित की गई या वैसे स्थानीय निकाय के शिक्षक जो बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, वैसे सारे शिक्षकों के सेवा काल का टाइम लाइन फिक्स किया जाए। मंत्री महोदय जैसा कह रहे हैं, एक उच्च स्तरीय समिति बनी है, हम लोग भी देख रहे हैं। चूंकि माननीय सदस्य कह रहे थे 2 संकल्प आया था स्थानांतरण और पदस्थापन के बारे में, तो उसमें एक फिक्स कर दे जिनकी सेवा 10 वर्ष हो गई है, 15 वर्ष हो गई है, ऐच्छिक और स्वैच्छिक अगर हो जाएगा तो सारी बीमारी मिट जाएगी। दूसरी बात, शिक्षक सहज रहेंगे तब वो अध्यापन कार्य करेंगे। सहजता अगर उनको नहीं रहेगी तो वो अध्यापन कार्य नहीं कर सकेंगे महोदय। तीसरी बात, जो मंत्री महोदय ने कहा जो शिक्षक और शिक्षिका पति पत्नी, मैं उसमें एक सुझाव देना चाहता हूं, लेकिन सुझाव भी मंत्री महोदय आपको दिया है। अगर किसी भी सरकारी सेवा में पति या पत्नी कोई में से एक शिक्षक हो, दूसरे किसी सरकारी सेवा में हो, जो आपके कार्मिक विभाग की नियमावली भी करती है, उसको भी उसमें इंगित करें। तो ये जरूर करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो वो संभव नहीं होगा। और दूसरी बात, जो परीक्षा के बारे में माननीय सदस्य कहे, मुझे लगता है इसके पहले 6 मासी परीक्षा का प्रावधान। महोदय, महीने महीने परीक्षा कौन देता है? ये हास्य का विषय। भले देख ले मंत्री महोदय, धरातल पर अपने ही क्षेत्र में 10 विद्यालय को देख ले, वो 6 माही परीक्षा होनी चाहिए। सर, पढ़ाई होगी ना, परीक्षा इसीलिए पहले हम लोग देते थे 6 माही बरमाही, टेस्ट होता था, टर्मिनल होता था, लेकिन ये प्रत्येक महीना परीक्षा। और महोदय, चलिए इसको समाप्त कीजिए। 1 मिनट बस। महोदय, परीक्षा का प्रश्न आउट हो जाता है, इसमें कौन सी परीक्षा है बताया जाए? परीक्षा का प्रश्न आउट पहले ही हो जाता है, 5 दिन 10 दिन पहले ही बोर्ड से चला जाता है। महोदय, ऐसी परीक्षा नहीं दी जाए, ऐसी परीक्षा नहीं महोदय। बस इन्हीं सुझावों के साथ, क्योंकि माननीय मंत्री महोदय ने कमेटी बनाई है या देख रहे हैं शिक्षा विभाग को, तो निश्चित रूप से संवेदन सारे विषयों पर विचार करेंगे। मंत्री जी, आप इन्होंने आग्रह किया है, आप इसको वापस लीजिए। महोदय, माननीय मंत्री ने आग्रह किया है तो हम लोग भी माननीय मंत्री से आपके माध्यम से आग्रह ही कर रहे हैं कि शिक्षक आपके दुश्मन नहीं, मूल स्रोत शिक्षक हैं। शिक्षा का मूल स्रोत शिक्षक है, तो आप उसको हर हाल में ऐच्छिक स्थानांतरण, स्वैच्छिक स्थानांतरण, और एक हमारा लाइन है कि 2020 की कंडिका 14 का अनुपालन करें। आप सारे चीजों को देख के आपने कहा कि पहले से हमने राज्य सरकार को संतुलित किया है, अब उस तरह का एक स्कैंडल नहीं हो रहा है। निश्चित रूप से हो रहा है, हम लोग भी स्वीकार करते हैं। ठीक है, इसको आगे लेकिन महोदय आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, आपके माध्यम से आग्रह कर रहे हैं कि अगर बेहतर शिक्षा देना है, शिक्षा को चलाना है, तो स्थानांतरण हर हाल में ऐच्छिक और स्वैच्छिक करें। महिलाओं को हेडक्वार्टर और कम्युनिकेशन के जगह पर करें, दिव्यांगों का करें। अगर ऐसा नहीं हुआ महोदय, तो शिक्षा को आप हंटर भांजते रहेंगे, आप ऐप पर बनवाते रहेंगे, आपके यहां से लोग जाएंगे, वहां से 1,000 रुपया 2,500 रुपया लेके वहां काम फिट हो जाएगा। इसलिए हम चाहते हैं कि राज्य सरकार जो चाहती है बिहार की शिक्षा को उन्नत बनाना, वो बनाने का यह सबसे बड़ा जरिया है कि आप शिक्षक को प्रसन्न रखें। महोदय, यही माननीय मंत्री से हम जानना चाहते हैं।
तो वापस ले रहे हैं ना। तो वापस तो लेवे करेंगे, कहाँ जाएंगे? ठीक, चलिए। लेकिन माननीय मंत्री से स्पष्ट तो कराइए महोदय। देखिए, एक माननीय मंत्री जी, एक मेरा आग्रह है, यहाँ पर इस सदन में न बैठे नाम कर रहे, ये सदन जो है ज्यादा से ज्यादा शिक्षा का प्रश्न यहाँ पर आता है, तो कभी भी एक अपने सुविधा अनुसार माननीय सदस्यों के साथ बैठ करके और किसी समाधान की दिशा में कुछ राय बात लीजिएगा। सभी लोग बहुत ही ये लोग अनुभवी हैं और अनुभवी है, तो इनके अनुभव का लाभ डिपार्टमेंट को भी मिले और ये लोग जो सोचते हैं अपने लोगों को भी जाकर कहेंगे कि आपके लिए समाधान के लिए हम लोग ट्राई कर रहे हैं।